नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी अद्भुत शख्सियत जिन पर ना केवल बॉलीवुड बल्कि हमारे रीवा की धरती को भी गर्व है। उन्होंने अपनी गायिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रीवा का नाम रोशन किया है। बाजीराव मस्तानी, सांड की आंख जैसी बॉलीवुड फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज़ से जादू बिखेरने के साथ साथ उन्होंने प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट हॉल जैसे मंचों पर भी अपने सुरों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। आइए स्वागत करते हैं रीवा की शान और भारतीय संगीत का गौरव प्रतिभा सिंह बघेल जी का। तो प्रतिभा सिंह बघेल मिसेस भी बोल सकते कैसी हैं आप? ओके, इट्स ओके इट्स ओके मिसेस प्रतिभा सिंह बघेल कैसी हैं आप? मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ही विल बी करेक्ट। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका एक बहुत अच्छे पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ वो आप फील कर रहे हो? ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि जैसा आप फील कर रहे हैं हो सकता है मैं उससे ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। लाइक मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि ड्रीम कम ट्रू टाइप। बट आपके लिए वो ड्रीम कम ट्रू कब था? जब आप एक नॉर्मल से किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको आप मिलना चाहते थे? क्योंकि मेरे लिए आप थे। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये मेरा ड्रीम जो मतलब ट्रू हुआ है ये अभी रिसेंटली हुआ है। मेरा एक ड्रीम था रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने का, जो कि लंदन में है। बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वेन्यूज़ में है। और वहाँ पर अभी रिसेंटली मैंने परफॉर्म किया। तारीख थी 17 नवंबर। इसी मंथ में था, मतलब नवंबर में था। तो वहाँ पर परफॉर्म किया। जावेद अख्तर साहब थे और साथ में, मतलब मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक जगह जहाँ परफॉर्म करने की इच्छा थी, जहाँ पर मैं कभी सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा वहाँ परफॉर्म करने का मेरा ड्रीम। मैं 6वीं हिंदुस्तानी फीमेल आर्टिस्ट हूँ जिसने वहाँ पर परफॉर्म किया मेन स्ट्रीम में। सबसे पहले लता मंगेशकर की जी थी। इनको दरकिनार कीजिएगा क्योंकि ये हमारे घर की कुछ सेना है जो बीच बीच में हमें आगाह करती रहेगी कौन आया और कौन जा रहा है। तो इंडियन 6th फीमेल मुझे वहाँ किया गया है। सबसे पहली लता मंगेशकर जी थी जिन्होंने 1972 में परफॉर्म किया था। फिर आशा जी, फिर के.एस. चित्रा जी, फिर श्रेया घोषाल, फिर सुनिधि चौहान और अब मैं तो मुझे ये बहुत गर्व महसूस हुआ इस बात को सुनकर। वो जो उन्होंने मुझे एक मोमेंटम दिया जिसमें इन ग्रेट्स के नाम लिखे हुए, जैसे एडेल हैं, विटनी ह्यूस्टन हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं। इन सब का नाम उस मोमेंटम में लिखा हुआ था और लास्ट में मेरा नाम लिखा हुआ था। तो कैसा फील हो रहा था? ये पढ़कर मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी। ऐसा लगा कि वाकई सपने सच होते हैं। तो जैसी अनुभूति आपको अभी शायद हो रही है पता नहीं, वैसी मुझे हो रही थी उस वक्त। फर्स्ट टाइम कब था जब आप, शुरुआत में तो कुछ नहीं थे, जैसे मैं अभी कुछ नहीं हूँ, ठीक मैं है? अभी भी कुछ नहीं हूँ। मेरे लिए आपके सामने बैठना ड्रीम कम ट्रू। लेकिन आपके लिए वो फर्स्ट टाइम कब था जब आप किसी ऐसे से मिले जिसे आप कभी नहीं मिले, मतलब सपना था कि इनसे एक बार मिल लिया जाए, वो फर्स्ट टाइम? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पता है। जब आप एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जिस सफ़र पे मैं निकली हूँ, जैसे एक म्यूज़िकल जर्नी है। किसी के लिए अलग फील्ड हो सकता है। मेरे लिए म्यूज़िक में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं भगवान की तरह मानती हूँ, जैसे लता जी हैं जिनको मैं कभी मिल नहीं पाई मुंबई में होने के बाद भी, और अब वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, जिनको मैं बहुत पूजती हूँ म्यूज़िकली। उन लोगों से मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि इतना इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले सकती, जैसे मधुरानी जी। बहुत सारे लोग उनको जानते ही नहीं हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि जैसे कहते हैं ना, भूतो न भविष्यति, ऐसा वाला
शख्सियत है कि मतलब कभी भी हुआ ही नहीं ऐसा ऐसा इंसान पैदा। ऐसे ही जब मैं हरि जी से मिली थी तो मुझे लगा था, हरिहरन जी से, ऐसे ही जब मैं सोनू निगम जी से मिली थी तो लगा था, ऐसे ही मैं जब शंकर महादेवन जी से मिली थी, और अब ये सब लोग इतना प्यार करते हैं। ऐसे मैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से मिली थी तब लगा था, गुलजार साहब से मिली थी तब लगा था, और अब ये सारे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद देते हैं कि लगता है कि अच्छे सही रास्ते पर चल रही हूँ। हाउ म्यूजिक कम इन योर लाइफ? म्यूज़िक विरासत कह सकते हैं कि मेरे पिताजी गाते थे, अभी भी गाते हैं। मेरे फोर फादर्स जो भी मतलब प्रोफेशनली नहीं गाते थे कोई भी, लेकिन सब लोग गाने का बहुत शौक था उनको, इंडियन क्लासिकल का बहुत शौक था। फिर उसके बाद भी मेरे जो चाचा जी हैं अभी हाल ही में गुजर गए, और बहुत ही दुखद था हम सब के लिए, श्री विजय बहादुर सिंह जी। नगमा बहुत कमाल का प्ले करते थे। तो उन्होंने एक हमारे घर पे जो कहते हैं ना म्यूज़िक को प्रोफेशनली आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू किया, और तो शायद उन लोगों की वजह से ही मेरे बड़े दाऊ जी, मेरे बड़े पिताजी, फिर पापा, फिर मेरे ये काका साहिब, सभी लोग म्यूज़िक में थे। प्रोफेशनली सिर्फ काका थे, तो उनकी वजह से शायद मेरे अंदर भी आ गया। और अब तो काफ़ी लोग हैं। मेरे चाचा जी का बेटा है विनायक, वो भी बहुत अच्छा गाता है, वो भी म्यूज़िक परस्यू कर रहा है। मेरा खुद का भाई है, वो भी बहुत अच्छा गाता है। लेकिन प्रोफेशनली अभी जो है हमारे घर में वो मैं हूँ और मेरा कज़िन है। तो एक छोटी सी कहानी ये है कि ये मेरी मम्मी और मेरे घर के लोग बताया करते थे, जब आपने पूछा कि म्यूज़िक कैसे आया आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे बच्चे जब होते हैं, जब 3-4 साल की उम्र में जब होते हैं, तो खेलते हैं या बाहर घूमते हैं या कुछ करते हैं। ऐसा मेरे मम्मी पापा या घर वाले सभी लोग बताते हैं कि जब मैं 3 साल 4 साल की उम्र में थी, तो मेरे गांव वाले घर में बहुत बड़े बड़े साउंड स्पीकर लगे रहते थे। तो वहाँ पर हरिहरन जी के कुछ भजन चल रहे होते हैं, या अनूप जलोटा जी के कोई भजन चल रहे हैं, हरिहरन जी की गज़लें चल रही हैं, या समझ लीजिए गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, इनकी गज़लें चल रही हैं। तो वो सब बच्चे बाहर खेलते थे और मैं वहाँ बैठकर सुनती थी। वहाँ से उन लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि इसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, ये म्यूज़िक सुनती है और बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ से भी मुझे लगता है कि ध्यान देना शुरू किया लोगों ने कि इसके अंदर म्यूज़िक है, या परिवार वालों ने। तो मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले की देन है जो मिल गई है। सारेगामा पे कैसे पहुंचे आप? सारेगामा में एक लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड होता है हर साल इंदौर में, तो राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता है। वहाँ पर मैं गई थी, और उसके अगले ही दिन सारेगामा के ऑडिशंस हो रहे थे। तो मैंने पापा से कहा कि मुझे भी ऑडिशन देना है, कि अब यहाँ आए ही हैं तो दे देते हैं, स्पेशली उसके लिए कौन आता, यहाँ से तो हम जा नहीं सकते थे। तो पिताजी ने कहा ठीक है दे आओ। हमने भी सोचा कौन सा एक बार में हो जाना है, इतने सारे लोग आते हैं, इतने साल प्रिपरेशन करते हैं, और फिर उसके बाद फिर वहाँ गए, और उसके बाद में वापस आ गए। फिर कुछ दिनों बाद फ़ोन आया कि आपको मुंबई आना है। बहुत खुश हो गए कि अरे अब तो मुंबई जाना है, चलो अच्छा है। फिर वहाँ जाने के बाद में लगा कि चलो एक बार टीवी में दिख जाए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है आए कि नहीं आए। फिर टीवी में आ गए, फिर लगा कि अब जब टीवी में आना शुरू हो गए, लोगों को बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। लोग बहुत वोट करते थे उस वक्त। तो फिर मन में ये मतलब होने लग गया बार बार कि नहीं अब आगे जाना है, अब आगे जाना है, अब और मेहनत करनी है, और तब से ये जर्नी शुरू हो गई। एक बॉलीवुड सिंगर का दिन कैसा होता है? जैसे आपका होता है मतलब बॉलीवुड सिंगर इंसान ही है, तो रूटीन तो सबका ऑलमोस्ट वही, जगना, खाना, बाकी नित्य क्रिया करना। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर्स होते हैं थोड़े से ऊपर वाला ज़्यादा प्यार करता है उनको, तो उनको म्यूज़िक दे दिया, तो हम
पूरा दिन एक तो सिंगर होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है बाकी लोगों को जो घर में होते हैं, क्योंकि हम सारा दिन गाते हैं। हम कुछ कुछ भी होता रहे, हमारा बहुत मन लगा हुआ है किसी काम में, समझ लीजिए पैकिंग कर रहे हैं तो पैकिंग तो हो रही है लेकिन साथ में गाना गा रहे हैं, फिर खाना बन रहा है तो साथ में गाना गा रहे हैं, या हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा म्यूज़िक चलता रहता है। तो ये भी हो सकता है कि जो घर वाले हैं कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में ये भी शुरू हो जाता है कि अरे यार सिंगर नहीं होना चाहिए घर में। एक फैन मोमेंट, एक फैन साइड बताता हूँ आपको कि हमें लगता है कि एक सिंगर की लाइफ ऐसी होती होगी कि सुबह उठते होंगे, यहाँ पार्टी, इस सिंगर के घर जाना है वहाँ पार्टी, या फिर इस शहर में जाना है वहाँ कॉन्सर्ट, या इस देश जाना है वहाँ कॉन्सर्ट। इट्स लाइक कि मज़े ही मज़े, कोई मतलब दुख नाम की चीज़ तो है ही नहीं। ये एक फैन साइड है, तो क्या ये सही है? ये बहुत हद तक सही है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि गॉड लव्स मी मोर। गॉड जो होता है, उनके चहीते लोग हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली। हमारा ऐसा काम है जो हम 24 घंटे भी करते हैं लेकिन उसमें हमें थकावट नहीं होती कभी भी। हाँ, जो एक मज़ा ही आता मज़ा है। ही आता है। सी, मुझे गाना मैं कितना भी गाऊं मुझे बोर नहीं होता है कि मैं गाना गा के बोर हो गई। कोई बोर हो रहा हो तो बोलेगा ना चलो गाना गाओ, लेकिन हम गाना गाते हुए बोर नहीं हो सकते क्योंकि हमारा काम इतना इंटरेस्टिंग है। तो ये बहुत हद तक आपकी बात सही भी है कि हमारा जो हमारा जीवन है वो बहुत उत्साहमय है, बहुत खुशियां हैं इस जीवन में। लेकिन अब क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में है तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी है तो थकती भी है। हम इस शहर से उस शहर जा रहे हैं तो मन में जो जज्बा है म्यूज़िक को लेकर वो कम नहीं होता है, लेकिन बॉडी तो थकती है ना, क्योंकि आप सुबह नींद नहीं हो पा रही है। अगर आपको सुबह 4 बजे की फ़्लाइट लेना है तो आपको 2 बजे घर से निकलना पड़ेगा, तो आपको एयरपोर्ट पहुंचकर आपको फिर चेक इन करना है, ये करना है, फिर आप होटल पहुंचेंगे, फिर आपको उसके बाद साउंड चेक करना है, फिर उसके बाद में आपको शो करना है, तो आपको अपना गला भी अच्छा रखना है, आपको अच्छा दिखना भी है, आपको अच्छा गाना भी है, और इसके बाद में आपको टाइम से एयरपोर्ट भी पहुंचना है। जो भी 2-3 घंटे मिले उसमें सोना भी है, पैकिंग भी खुद की खुद करना है। तो जो एक बाहर दिखता है लोगों को वो सिर्फ आउटर पार्ट दिखता है जो सजा सजाया हुआ है, पर उसके पीछे की मेहनत तो जो एक इंसान करता है, किसे अच्छा लगता है कि नींद ना मिले? नींद नहीं हो पाना तो बहुत ही मुश्किल है ना, कोई कब तक चल पाएगा बिना नींद के। लेकिन हम आर्टिस्ट हैं तो हमारे अंदर का जो ये म्यूज़िक के लिए जज्बा है, इसकी वजह से हम चलते रहते हैं। अदरवाइज बॉडी तो टायर्ड होती ही है, पर म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी थकने नहीं देता। मोटिवेशन ये है कि आप समझिए, जब मैं अपने सीनियर्स को देखती हूँ, जैसे शंकर महादेवन जी हैं, जैसे सलीम सुलेमान हैं, इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हमने अभी कुछ हासिल ही नहीं किया, हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। हमसे यही 24 घंटे हमारे पास है, यही 24 घंटे उनके पास में है, लेकिन उस 24 घंटे में वो 72 घंटे का काम करते हैं। वो गाड़ी में खाना खाते हैं, उनके सोने का बिस्तर भी गाड़ी में लगा हुआ है, वो सिर्फ रास्ते में सो पाते हैं जितना टाइम उनको मिलता है। एक प्रमोशन है, फिर कहीं रिकॉर्डिंग है, फिर कहीं म्यूज़िक कर लॉन्च में जा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ फंक्शन में जा रहे हैं, फिर घर भी देखना है, फिर कहीं फ़्लाइट है। इतना सब कुछ मैनेज करना उनसे सीखने को मिलता है। दिस इज़ द मोटिवेशन दैट आई गेट फ्रॉम देम। उसके बाद में उनको अपना रियाज़ भी करना है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, लेकिन पैशनेट बहुत हूँ मैं म्यूज़िक के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत ऊपर वाले ने पैशन दिया है, क्योंकि मुझे गाने से अच्छा ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं है। तो उस वजह से शायद मैं कुछ चीज़ें कर पाती हूँ। और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, या किसी भी इंसान के लिए जो किसी आर्ट को लेकर या किसी भी अपने फील्ड को लेकर पैशनेट है। उसके अंदर डिवोशन होना चाहिए, उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी जाकर चीज़ें, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। पैशन फॉलो करना कितना ज़्यादा कठिन रहा है? कठिनाइयाँ तो हर चीज़ फॉलो करने में आती हैं। आप कोई भी चीज़ करने जाइए, अगर आप
नौकरी ही करने जाइए तो क्या थोड़ी ना सामने वाले कंपनी ऐसे ही सैलरी दे देगी। रात रात भर काम कराते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं। हमारे घर में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब प्रॉपर जॉब करते हैं, 9 to 5 वाली जो जॉब है, लेकिन वो 9 to 5 नहीं होती है। मैंने अपने घर में लोगों को देखा है 12-12 1-1 बजे रात तक लैपटॉप में काम करते हुए। तो हर काम में मुश्किलात आती हैं, पर जो मेरा काम है ना, क्योंकि मेरी 9 to 5 जॉब नहीं है, तो ये 24 घंटे की हो जाती है। या तो 24 घंटे की होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है हमारा काम। आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है कि सैलरीड जॉब है तो ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी और फिर 5 दिन काम करेंगे। हमारा काम ऐसा है कि मोस्टली वीकेंड्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वीकेंड में मनोरंजन सबसे लास्ट में आता है ना, नेसेसिटीज़ में नहीं है। मतलब रोटी कपड़ा मकान तो नेसेसिटीज़ हैं, उसके लिए वो करने के लिए लोग जॉब करते हैं, और जब जॉब से फुर्सत हो जाते हैं तब आता है मनोरंजन, तब आता है ये सब विधाएं कि लोगों का मनोरंजन जब करना होता है तब आती है टीवी, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें। ये मतलब एसेंशियल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा एसेंशियल कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर मतलब विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि अगर एक आप 2 पौधे लगाइए, एक पौधे को रोज़ गाना सुनाइए या म्यूज़िक सुनाइए, तो वो पौधा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो खैर, मुझे ऐसा आपका जो सवाल था उससे मुझे ये लगता है कि म्यूज़िक करने के लिए पैशन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं। पैशन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन और रियाज। क्योंकि अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं तो उसमें आप बिना रियाज के, ऊपर वाले की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कृपा होने के बाद ऊपर वाले ने तो आपको दे दिया, लेकिन अब उसको मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस, जैसे हमने एक घर बना लिया तो घर तो बन गया है, लेकिन अब देखिए 1 साल से अगर घर की मरम्मत नहीं हो पाएगी तो घर तो देखने लायक नहीं रहेगा, कितना भी सुंदर घर हो। तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको फंक्शनल रखने के लिए रियाज करना पड़ेगा। तो आपने ये रास्ता खुद ही चुना कि चीज़ें ऐसी होती गई कि आपको ये पसंद आने लगा? मेरा क्वेश्चन इसका घुमा कर ये है कि आप गॉड गिफ्टेड हो या अपनी मेहनत से उपाय हो? देखिए, बिना गॉड गिफ्ट के तो म्यूजिक किया ही नहीं जा सकता। मैं किसी को भी, मैं मेरे जो पतिदेव हैं, अगर उनको मैं कितना भी रियाज करवा लूँ वो गा नहीं सकते। एक एग्जांपल इसलिए भी दे देती हूँ क्योंकि पति जो है वो लड़ने नहीं आएंगे वीडियो देखने के बाद में। तो उनका नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बोल सकती हूँ। तो ऊपर वाले का जब तक गिफ्ट ना हो तब तक, अगर आपके अंदर म्यूजिक नहीं है तो आप कितना भी रियाज कर लीजिए, आप म्यूजिक नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले ने दे दिया है, उसके बाद में आपकी मेहनत कितनी है कि आप उसको कितना बड़ा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गॉड गिफ्ट के साथ में मेहनत की है। जस्ट लाइक आपको पेंसिल दे दी गई है, अब आपको कितना शार्प करना है, कितना लिखना है, और कितना लिखना भी नहीं है, आपको कितना सटीक लिखना है, कितना सही लिखना है आपको, ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि SRK ने एक बार कहा था, शाहरुख खान ने, कि अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस सो मेनी थिंग्स, लाइक कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने क्या सेक्रीफाइस किया है? यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। हर कोई ही करता है अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए। मैं अपने ड्रीम को फॉलो करती हूँ जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा जो टाइम जो लोग साथ में जीते हैं, एक परिवार जब साथ में होता है तो कितनी सारी चीज़ें साथ में करते हैं, मैं वो बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ क्योंकि मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ। अब टाइम तो इतना ही सबके पास में है। सोचिए कि आप 24 घंटे अपने फैमिली के साथ में रहते हैं, तो आप 24 घंटे का हर एक पल अपने फैमिली के साथ में बिताते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें, उनका जो लुत्फ़ है वो आपको मिलता है। लेकिन मैं अपना पैशन फॉलो करती हूँ तो मैं आधा यहाँ और आधा वहाँ। तो डेफिनेटली फैमिली टाइम बहुत सैक्रिफाइस होता है जब आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बैलेंस करके रखूँ दोनों को, फैमिली को भी और काम को भी।
तो मेरा दोनों प्रायोरिटी एकदम पैरेलल रहता है। कभी अगर फैमिली ज़्यादा ऊपर हो गई तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ को मैं थोड़े दिन के लिए 49% पे कर देती हूँ, और अगर कभी काम 51% पे है तो फैमिली 49% पे हो जाती है। जैसे इस वक्त चल रहा है, जैसे मैं 30 तारीख से मैं रीवा में हूँ, और तो 30 तारीख से मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मैं परिवार के साथ में एंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है ये टाइम। जैसे ही वापस मुंबई गई तो काम शुरू हो जाएगा, एंड फिर से वही लाइफ। तो सेक्रीफाइसेस तो बहुत सारे हैं। देखिए, वहाँ रहती हूँ तो कितनी सारी ऐसी शादियाँ होती हैं जो अपने घर में होती हैं। हम यहाँ रहेंगे तो हर शादी में पहुँचेंगे, पर वहाँ रहते हैं तो हर शादी में नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो ये कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि वर्थ सेक्रीफाइसिंग है। डू यू फील द सॉन्ग जस्ट लाइक अस? लाइक कोई भी गाना, जस्ट लाइक मी, आप कोई भी ऑडियंस। I think I feel more because I have to deliver that. I have to live that. मुझे अभी भी याद है, एक बार बहुत वक्त हो गया था मुझे गाए हुए, जब त्रयक्ष मेरे बेटे का नाम है। जब त्रयक्ष पैदा हुए थे और उसके 20 दिन के बाद में मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो लगभग 3-4 महीने मैंने गाना नहीं गाया था, और ये हाल ही की बात है, 3 महीने मैंने गाना नहीं गाया था। तो उसके बाद में जब मैं एक म्यूज़िक प्रोग्राम में गई थी, तो मैं वो रूम में जैसे ही घुसी वहाँ स्टूडियो के अंदर, और वहाँ म्यूज़िक चल रहा था, तो वो इतना ओवरवेलमिंग था कि मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि मुझे गूज बम्प आए। मैं वो सब, मुझे याद आया कि अरे मैं तो गाती भी हूँ, क्योंकि पिछले 3 महीनों में ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव देख लिया उसने। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, क्योंकि हमारे विवाह के 10 सालों के बाद में हमने फैमिली प्लानिंग की, और इतनी खुशियाँ आई थी घर में कि क्या बताएं। सारे फैमिली, एवरीबडी वाज सो हैप्पी। और उसके बाद में अचानक 20 दिन के बाद ही इतना ड्रास्टिक मतलब शॉक कि क्या ही कहें। वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और वो टाइम, और जब हम वो जी पाते हैं, जब हम वो फील कर पाते हैं, तभी जाके वो ऑडियंस को वैसा मिलता है, और फिर ऑडियंस वैसे फील कर पाती है। गाना, अच्छा गाना, और रेखा भारद्वाज जैसा मेलोडियस गाना। लाइक अभी मैंने उनका रिसेंटली एक गाना सुना था, फिर ले आया, और वो इतना ज़्यादा मेलोडियस था कि एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक मोमबत्ती है और कैसे वो पिघलती है, बस उसी तरह वो जैसे वो स्टार्ट किए ना, फिर ले आया, एंड हार्ट मेल्ट। एंड आप कभी एक गाना आया रिसेंटली कि सादगी तो हमारी ज़रा देखिए। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, मैं रेखा जी को हमेशा क्या कहती हूँ पता है? वो तो मैं तो उनको इतना प्यार करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि वो भी अब मुझे उतना ही प्यार करती हैं। लेकिन जब मैं उनको मिली थी तो मैं उनको हमेशा इस बात से संबोधित करती हूँ कि आप, मखमली आवाज़ है उनकी, बेसिकली इतनी प्यारी आवाज़, और मुझे तो उनकी आवाज़ पर क्रश है। मैं उनको बता चुकी हूँ कितनी बार कि मुझे आपकी आवाज़ से प्यार है। तो मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत कमाल का उनका गाना। आपने जो गाना बोला, फिर ले आया, इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है। उनके और भी बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत हैं। गानों में एक्चुअली फ़र्क कुछ नहीं होता है, इस गाने में या उस गाने में कॉम्पोजिशन का फ़र्क होगा कि ये प्रीतम दा की कॉम्पोजिशन है। फिर उन्होंने एक रिसेंटली गाया था, ऐसे क्यों, हाँ, तो वो किसी और की कॉम्पोजिशन है, लेकिन जो आवाज़ की खूबसूरती है ना, वो उसको अलग बना देती है। आई स्टॉपिंग सॉरी, अगर मैं गाऊँ फिर ले आया, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, मेलोडियस नहीं होगा। कोई ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाऊं जिसमें थोड़ा सा सुर वगैरह है, वो भी गाएगा, तो वो सुर में तो गाएगा बट वो फील नहीं आएगा। लेकिन जब आप गाओगे,
कोई बड़ा सिंगर गाएगा, लाइक रेखा मैम गाएंगी, तो उस आवाज़ का एक अलग ही चार्म होगा। मतलब एक कमरे में पता नहीं क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, को फील होगा। ये क्या अंतर है? ये तो सुर अच्छा सुरीला गाने वाला हो, ऊपर वाले ने अच्छी आवाज़ दी है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप गाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप भी बहुत अच्छा गाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बेसिकली कोई बहुत अच्छा गा रहा हो तो वो कोई भी हो, उसके नाम के आगे रेखा भारद्वाज लिखा हो, या उसके नाम के आगे लता मंगेशकर लिखा हो, या उसके नाम के आगे कुछ भी लिखा हो, मतलब XYZ लिखा हो, लेकिन अच्छा गाने वाला अच्छा ही साउंड करेगा। वो कैसे भी गा रहे हो, बिना ऑर्केस्ट्रा के भी गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, आप गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, बस अच्छा गाना चाहिए। व्हाट स्पेशल इन अरिजीत सिंह? उनमें स्पेशल क्या है? क्योंकि उनका अगेन हिज वॉइस, हर सॉन्ग जो भी वो गा रहे हैं, और जो ही इज अ ब्लेस्ड सिंगर, उनको भी बहुत ही यूनिक आवाज़ मिली है और वो भी बहुत पैशनेट है। देयर इज मतलब उनमें वही स्पेशलिटी है जो किशोर दा में थी। वो जो भी गाना उनको मिलता है वो उसको अपना बना लेते हैं। रिसेंटली मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था। उन्होंने, जैसे उनकी पुरानी वॉइस थी जब वो एक शो में आए थे बच्चे के रूप में, ठीक है, एंड जो अब की वॉइस है, सो बहुत डिफरेंस है। तो जब मैंने वो पॉडकास्ट देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आवाज़ को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है, तोड़ा है। हाँ, मतलब आप तो हमेशा ही ग्रूम करते हैं ना अपने आप को। आप 10 साल पहले जैसे दिखते होंगे वैसे अब नहीं दिखेंगे। मैं जैसे 20 साल पहले दिखती थी वैसे मैं अब नहीं दिखती हूँ। ये तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब जो परिवर्तन है ना वो प्रकृति का नियम है। आप जैसे आज मैं साउंड कर रही हूँ 10 साल बाद ऐसे साउंड नहीं करूँगी। अगर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तो शायद मैं बहुत बेहतर साउंड करूँगी, लेकिन अगर मैं नहीं अच्छा मेहनत कर रही हूँ तो शायद मैं बुरा साउंड करने लग जाऊँगी। यही एक बात है, उन्होंने बहुत अपने आप पर काम किया है इसलिए वो आज यहाँ पर है। आप पसंद करती हो उन्हें? आई लव अरिजीत सिंह, मुझे बहुत पसंद है वो। ये ऑटो ट्यून क्या है? ऑटो ट्यून मतलब आप बेसुरा अगर गा रहे हैं तो आपको सुर में बनाने का काम ये मशीन करती है, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, जिसने बहुत सिंगर्स, अच्छे सिंगर्स का काम भी खराब कर रखा है कि जो बुरे लोग गा गा कर चले जाते हैं उनका भी गाना सुर में बना देती है ये मशीन। लाइक मुझे लगता है कि कुछ सिंगर्स ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट, मतलब उनके करीब ही नहीं आता। आप हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, एंड श्रेया घोषाल मैम, उनकी तो नेक्स्ट लेवल आवाज़ है। सुनिधि चौहान, रेखा भारद्वाज, सो मैनी सिंगर्स जो ब्लेस्ड हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं, और इतने ही नहीं और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन अब मजाक के तौर पर नहीं, मैं सीरियसली ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो एक 440 वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो साउंड की, उस पर लाने के लिए, जैसे आप कोई कीबोर्ड भी बजा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 440 में ट्यून्ड हो। कोई कोई कहते हैं ना गिटार को चढ़ा लो या गिटार उतार लो, कीबोर्ड उतरा हुआ है। तो बेसिकली जब हम आजकल के जो गाने सुनते हैं उनमें ऑटो ट्यून इसलिए भी ज़रूरी है कि उसमें ऑटो ट्यूनर इसलिए भी डलता है, इसलिए नहीं कि सिंगर बुरा गा रहा है। श्रेया घोषाल के गाने में भी ऑटो ट्यून यूज़ होता है, सोनू जी के गाने में भी ऑटो ट्यून यूज़ होता है, हर किसी के गाने में यूज़ होता है। इसलिए नहीं कि वो बेसुरा गा रहे हैं, इसलिए कि वो सारी चीज़ें एक सम पर आ जाएं। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने कीबोर्ड बजाया हो जो थोड़ा 1-2 श्रुति ऊपर चढ़ा हो या 1-2 श्रुति नीचे हो, तो वो जो प्रोग्रामिंग का साउंड होता है वो साउंड और सिंगर का साउंड एकदम सेम लेवल पे लाने के लिए वो ऑटो ट्यून डाला जाता है, ताकि एक ही फ्रीक्वेंसी हो मैच करने के लिए। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल। बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री की बेस्ट एंड वर्स्ट क्या चीज़ है? वर्स्ट तो मुझे इतनी कुछ समझ नहीं आती है, बेस्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत सुना था, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं गई थी तब मैंने बहुत कुछ सुना था कि इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, या फिर बहुत सारी फला ढिमका चीज़ें सुनी थी।
ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल इंडस्ट्रीज टू बी। इतने अच्छे लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत पैशनेट लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। मैंने तो जितना भी काम किया है बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस इंडस्ट्री। हाँ, एक वर्स्ट चीज़ ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबके लिए, क्योंकि वो गढ़ है सब चीज़ों का, मतलब सिंगिंग का, एक्टिंग का, किसी भी तरह का आप करियर देख लीजिए, तो मुंबई में हर चीज़ बहुत ही नेक्स्ट डोर अवेलेबल है। तो वहाँ पर ऐसा है कि एक एक गाने के 15-15 ऑप्शंस बनते हैं। तो आपको पता नहीं है कि आपने आज जो गाना गाया है वो और कितने सिंगर्स ने गाया है, और हो सकता है कि वो गाना आपकी आवाज़ में आ जाए, हो सकता है किसी और की आवाज़ में आ जाए। यू नेवर नो, आपको पता भी नहीं चलता। जब गाना रिलीज होता है तब पता चलता है, ओहो अच्छा ये मैंने गाया था। तो भी 5 साल 10 साल पहले कोई गाना गाया होगा, अचानक आज रिलीज हो रहा है। तो ये वर्स्ट तो नहीं है, पर दिस इज द प्रोसेस। बट देर इज नो वर्स्ट थिंग इन आवर इंडस्ट्री। म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काम मांगना पड़ता है कि मिल जाता है? गॉड हैड बीन काइंड, तो ऐसा कभी करना नहीं पड़ा कि काम मांगना पड़ा हो। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने काम में बहुत मेहनत से, लगन से लगे रहिए। अगर आपका काम अच्छा है तो आज नहीं तो कल लोगों तक पहुंच ही जाएगा, और अच्छा काम की वैल्यू हर जगह है। तो काम मांगना नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि काम अगर अच्छा हो तो आप तक काम पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सभी सिंगरों का एक सपना होता है कि उन्हें बॉलीवुड में गाना है, क्योंकि उनको लगता है कि यही एक आखिरी सीढ़ी है कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ लेकिन मुझे पहुँचना बॉलीवुड है। तो उनको वो रास्ता मालूम नहीं होता कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। आप वहाँ तक पहुँचे हो अपनी मेहनत के दम पर, वो रास्ता क्या है कि वो लोग भी पहुँच सके? मैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर शायद देने वाली हूँ कि कुछ सालों पहले तक मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे बॉलीवुड के लिए गाना है या हिंदी सिनेमा के लिए गाना है, क्योंकि वही एकमात्र लक्ष्य है मेरा। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फिल्मों में गाने तक अगर मैंने अपना म्यूज़िक लिमिट कर दिया तो बाहर मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। मुझे तो इंटरनेशनली अपने म्यूज़िक को बढ़ाना है। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ हिंदुस्तान में मेरा गाना लोग सुने या सिर्फ बॉलीवुड में मेरा गाना आए। मैं इंटरनेशनल म्यूजिशियंस के साथ में कोलैबोरेट करना चाहती हूँ, और किया भी है। आई हैड बीन फॉर्चुनेट कि 47 टाइम्स ग्रैमी नॉमिनी हैं सर गैरी हस्बैंड और माइकल लीग, बेला फ्लेक, इन लोगों के साथ में म्यूज़िक कोलैबोरेट किया है। हमारा एक एल्बम था अनबाउंडेड, पूर्वान चैटर्जी जी ने किया था, और सूफी स्कोर एक म्यूज़िक कंपनी है जिन्होंने ये रिलीज़ किया था। तो ऐसे मतलब धुरंधर लोगों के साथ में उन्होंने ये कोलैबोरेशन की थी, एंड आई ऑल्सो हैड बीन अ पार्ट ऑफ इट। बहुत दुनिया बहुत आगे भी है, बॉलीवुड के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। एडेल का गाना नेवर माइंड आई फाइंड समवन लाइक यू, ये गाना किसी फिल्म में नहीं आया है। मतलब आपने सिलिन डियोन को, एडेल को, या ब्रूनो मार्स को, या चार्ली पुथ को आपने कितनी फिल्मों में सुना है? ये लोग फिल्मों में नहीं गाते हैं। मैडोना हो या फिर अभी रिसेंटली दुआ लिपा आई थी हमारे 30th को हमारे मुंबई में परफॉर्म कर गई। वो कौन सी फिल्म में गाना गाया उन्होंने? जस्टिन बीबर ने कौन सी फिल्म में गाना गाया है ना? पर ये लोग ग्लोबल स्टार्स हैं, है ना, पॉप स्टार्स हैं, ग्लोबल स्टार्स हैं। तो हम क्यों इतना फिल्मों में डिपेंडेंट हैं? सिर्फ फिल्मों में गाने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं कि नहीं? अपना म्यूजिक सिर्फ फिल्मों तक हमें नहीं लिमिट करना है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाइए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। अब तो लोगों के पास में सोशल मीडिया का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप कुछ भी करना चाहें आपके पास में सोशल मीडिया है। पहले बहुत बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स होते थे कि नहीं, हाँ, हमारे पास में एक जो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि आप उसमें डालकर उसका इतना प्रमोशन कर सकें। पर सोशल मीडिया सबके लिए अवेलेबल है। यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ हिट हो जाए, कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर जाए। तो अपने काम को बढ़िया अच्छे से करते रहिए, मन लगाकर।
ज़रूरी नहीं है। अब फिल्मों का उतना सहारा, फिल्मों में अब उतना म्यूज़िक रह भी नहीं गया है पहले जितना होता था। फिल्मों में म्यूज़िक इसलिए हिट होता है क्योंकि आप जिन स्टार्स के ऊपर फिल्माया जाता है वो गाना, वो स्टार्स बहुत बड़े, मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो समझ लीजिए कि अगर शाहरुख खान के ऊपर कोई गाना पिक्चराइज्ड है तो वो सोचिए ना कि मतलब 400 मिलियन लोगों ने एक ही दिन में देखा, क्योंकि 400 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने एक भी पोस्ट की तो 400 मिलियन लोगों तक पहुंच गया, मतलब हिट हो गया। और जो हमने अगर पोस्ट किया तो वो अगर 400 लोग ही जानते हैं या 4 ही लोग जानते हैं तो वो 4 लोगों तक पहुंचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी पहुंच उतनी कम, उतनी ज्यादा, उतनी वास्ट नहीं है जितनी उनकी है। पर दिस विल मेक यू अ स्ट्रॉन्गर आर्टिस्ट इफ यू फोकस ऑन योर ओन थिंग, है ना। आप फिल्मों में जाएंगे तो फिल्मों में हमेशा स्टार्स अगर अच्छे नहीं हैं, कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, तो फिल्म में भी गाना आने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे गाने हमारे भी बहुत, अभी 20-25 फिल्मों में गाने आ गए होंगे, लेकिन सारे आपको पता नहीं होंगे। तो फिल्मों में गाना इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, मतलब स्ट्रांगली आई वांट टू पुट दिस अक्रॉस कि फिल्मों में गाने को अपना ध्येय मत मानिए। अपने आप को आर्टिस्ट बनाने के लिए आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए। आप अरिजीत की बात करते हैं ना, अरिजीत के ऊपर वाले ने एक ही इंसान पे फोकस किया, अरिजीत सिंह पे। तो ऐसी ऐसी फिल्में, जिन फिल्मों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, ये आपको फिल्म याद है, मुझे तो फिल्म ही याद नहीं कि कौन सी फिल्म का गाना था। फिर इट इज अ मेगा हिट, है ना। फिर वॉर गाना, कौन सा एक गाना था, हाँ, दिल संभल जा जरा, मेरे फ्रेंड है मोहम्मद इरफान, वो पूरा गाना मोहम्मद इरफान ने गाया है, सिर्फ ये लाइन अरिजीत सिंह ने गाई है ना। तो ये समझिए कि ऊपर वाले ने टैलेंट पे फोकस कर लिया कि ये टैलेंट पे मुझे फोकस करना है। आपको कुछ नहीं करना है, फिल्मों तक अपने आप को मत रिस्ट्रिक्ट कीजिए। ये मेरा, जो लोग भी म्यूज़िक परस्यू करना चाहते हैं उनसे ये मेरी एक छोटी सी सलाह है। उनके ऊपर है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन ये मैं फील कर रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, मैं यही कर भी रही हूँ, फॉलो भी कर रही हूँ कि मुझे ग्लोबल स्टार अगर बनना है, ग्लोबल आर्टिस्ट, नॉट अ स्टार। आई डोंट प्लान टू बिकम अ स्टार। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स बिकमिंग एन आर्टिस्ट, अ ग्लोबल आर्टिस्ट। तो लोगों के वो कहते हैं ना कि उनका 2 तरह से होता है। लोग मेहनत करते हैं कि उन्हें क्या बनना है, एक मेहनत करता है स्टार बनने के लिए और एक मेहनत करता है आर्टिस्ट बनने के लिए। मैं आर्टिस्ट बनने के लिए मेहनत कर रही हूँ। दिख भी रहा है। इंडिविजुअल आर्टिस्ट की अगर बात की आपने, तो जैसे इंडिविजुअल आर्टिस्ट जैसे अनूप जैन, अभी उनका एक गाना है हुस्न, 100 मिलियन प्लस, ट्रू। और किसी फिल्म में नहीं, Absolutely. अकेला बंदा। आप पंजाब में जितने भी हैं, हनी सिंह हो, बादशाह हो, या मैंच म्यूजिक हो, जितने भी लोग हो, या आपके ये क्या नाम है आजकल, एपी ढिलोन, है ना। फिर और भी बहुत सारे लोग आजकल चल रहे हैं। फिर अनुप जैन आपने बताया, ऐसे कितने सारे लोग, और एक वो प्रतीक कुहाड़, हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग, उन्होंने कभी बॉलीवुड की तरफ देखा ही नहीं, बॉलीवुड उनके पीछे जाता है। बॉलीवुड वाले जाके उनको मतलब 100 करोड़ देकर एक गाना लेते हैं। आप जिस चीज को करने के लिए आप मेहनत करने लग जाएंगे, वो चीज आपके पास आ जाएगी। आप अगर फिल्म में गाने की मेहनत करेंगे तो फिल्म में आपको गाना मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गाना आपका हिट होगा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे कि आपको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो फिर आप उसके पीछे मेहनत करेंगे। एक सिंगर को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब वो रिकॉर्डिंग करे, या गाना गाने की रिकॉर्डिंग करे, या कोई भी रिकॉर्डिंग करे, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसको? मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, पहले शुरुआत में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि इतना माइक फ्रेंडली नहीं होते हम। जैसे अभी हम टॉकिंग माइक यूज़ कर रहे हैं, तो साइड में भी है तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिंगिंग माइक्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो उन माइक्स में कई बार
कुछ माइक्स होते हैं जो उल्टे लगाए जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसीज वैसे बेस्ट कैच करती हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बाहर की भी जो नॉइज़ है वो बहुत जल्दी मतलब आ जाती है। इसलिए स्टूडियोज़ हमेशा ऐसे बनते हैं जो साउंड प्रूफ होते हैं। माइक में मुझे लगता है कि थोड़े डायनामिक्स सिंगर्स को सीखना चाहिए कि फेड इन फेड आउट कैसे होता है। अगर आपको कोई भी वर्ड बोलना है जिसमें फ या भ या ब हो, तो उसको बहुत ही सॉफ्टली बोलना चाहिए ताकि ब्लो ना आए। ये बहुत छोटी छोटी सी टेक्निकलिटीज़ हैं जो याद रखना चाहिए एक सिंगर को। ख़ास तौर पे साउंड मॉड्यूलेशन सीखना चाहिए सिंगर्स को जब माइक में गाना हो। माइक में गाने मतलब स्टेज की सिंगिंग बहुत अलग होती है और स्टूडियो की बहुत अलग होती है, क्योंकि स्टूडियो में छोटी से छोटी आपकी खामी भी माइक पे बहुत क्लियर पता चलती है। तो थोड़े से डायनामिक्स सीखना चाहिए कि कहाँ पर लाउड होना चाहिए, उससे एक्सप्रेशंस भी अच्छे आते हैं गायकी में। उसको तो पता नहीं होता क्योंकि वो कहीं पे सीखा नहीं है, तो उसको जैसे माइक कितना दूर रखना चाहिए अपने से, मतलब मुंह से कितनी दूरी? हमेशा मुंह से इतना माइक दूर ही रखना चाहिए, बेस्ट यही होता है। लेकिन कुछ कुछ माइक्स अलग अलग होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव माइक्स नहीं हैं, उनमें कई बार बोलते हैं कि थोड़ा पास में आ जाइए, उसमें फ़िल्टर भी, जैसे इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है। कुछ माइक्स में बिना फ़िल्टर के अगर आप गाते हैं तो दूर से गाना चाहिए, और अगर फ़िल्टर वाला माइक है तो आप थोड़ा क्लोज भी आ सकते हैं। ओके, आप सिंगर भी बन गई, माँ भी बन गई एंड रिच भी हो गई आप। Really? अब क्या? मुझे तो नहीं लगता मैं रिच हो गई हूँ। अरे लंदन में गाकर आ गई आप, अब क्या? वो म्यूजिकली रिच हो गई हूँ, ऐसा बोलिए। हाँ, म्यूजिकली रिच, हाँ, और ऊपर वाले की कृपा इतने है। बड़े बड़े आर्टिस्ट सिंगरों के साथ गाती हैं, जावेद अली साहब, शंकर महादेवन साहब एंड सो मेनी सिंगर्स। तो या यू आर सो रिच। आई एम रिच, आई थिंक आई एम म्यूजिकली रिच, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे, बहुत गुणी लोगों का सानिध्य मिला है। और बाकी रिच और पुअर क्या होता है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आई फील कि आप रिच और पुअर इज स्टेट ऑफ माइंड। आप किस चीज़ में बहुत खुश हैं तो आप बहुत रिच हैं, आप बहुत दुखी हैं तो आप बहुत पुअर हैं, वही वाली बात है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं, आपने बोला आप सिंगर भी बन गई, आप माँ भी बन गई। फिलहाल माँ बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स द बेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ। बहुत इन्जॉय भी कर रही हूँ ये फेज़। चैलेंजिंग भी है, पर वही वाली बात है, इट्स अ ब्यूटिफुल जॉयफुल राइड। और बहुत जल्दी ट्रैक्स बड़ा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन और इतने ही बड़े रहो, लेकिन समय तो रुकता नहीं है, ही इज़ ग्रोइंग टू फास्ट। बट बहुत अच्छा लग रहा है। सिंगर बन गई वो ऊपर वाले की कृपा थी, माँ बन गई ये भी ऊपर वाले की कृपा थी, अब रिच हो गई, ये थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं अपने आप को रिच कब बोल सकती हूँ, कब इतना पैसा आ जाएगा। तो वैसे इतना पैसा कमाने की इतनी चाहत नहीं है अंदर से, जितना भी है बहुत है, ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा गाना चलता रहे, बस ये चाहिए ऊपर वाले से। एक सवाल है इसमें कि क्या सीखा अभी तक की ज़िंदगी से? ज़िंदगी तो हर रोज़ एक आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, नया सिखाती है। ये तो बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है, इस पे तो पूरा दिन भी निकल सकता है, बट एक बहुत ही संक्षिप्त में बोल सकती हूँ कि ज़िंदगी आपको हर रोज़ जीने के नए नए तरीके सिखाती है और नए आयाम दिखाती है। तो मैं हर रोज़ सीखती हूँ ज़िंदगी से। सोर्स ऑफ इनकम नहीं जानना मुझे यार। मेरा म्यूजिक ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, एक थोड़ा फनी क्वेश्चन पूछता हूँ, ये स्क्रिप्ट के बाहर है। जो आपके हस्बैंड है, ही इज नॉट सिंगर? नॉट एट ऑल। वाई? मतलब आई एम वेरी नहीं, हैप्पी। क्यों? मतलब अरे आप इधर से गाएंगी दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, और उधर से आएगी आवाज दिल ही में। क्यों इतना मतलब मतलब एकदम मैचिंग हो जाती। वाली बात हो गई ना, हमें चाहिए ही, हमें सिंगर से शादी ही नहीं करनी थी, मुझे अभिमान फिल्म नहीं बनानी थी घर में।
तो जो अलग अलग जोक्स अपार्ट, पर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। पर ये मैंने कहीं ना कहीं ज़रूर सोचा था कि मुझे म्यूजिशियन से शादी नहीं करनी है, म्यूजिशियन एज एन सिंगर से शादी नहीं करनी है, ऐसा मैंने सोचा था। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, पर वो बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि दो लोग जब सेम ही प्रोफेशन में होते हैं तो बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। मैं अपना अच्छा म्यूजिक कर रही हूँ या बुरा म्यूजिक कर रही हूँ, मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। मैं हर चीज़ में अरे यार वो रो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही रही आज की पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड एज आई ऑलवेज सेड,